हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 4 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने मिट्टी लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे इसमें जिस भी दिनांक में आप ये बच्चों को पाठ योजना पढ़ा रहे हों। उसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हों तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो अगर हम बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यों, दृष्टिकोणों, नैतिकता का विकास करना। बच्चे जब इसे भौतिक विज्ञान को सीख जाएंगे तो वो अपनी समस्या का समाधान कर पाएंगे, उनमें ये आदत विकसित हो जाएगी। छात्राओं में वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन में सुधार लाने की योग्यता व क्षमता का विकास करना, यानी कि अगर बच्चों ने भौतिक विज्ञान को सीख लिया तो वो उसे सीख के अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, नए आइडियाज़ ला सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हमारे आ जाएंगे सामान्य उद्देश्य में। उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण मिट्टी पढ़ा रहे हैं तो मिट्टी को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएँ मिट्टी के विषय में बोध कर सकेंगी, छात्राएँ मिट्टी के विषय में रुचि कर सकेंगी, छात्राएँ मिट्टी के विषय में चित्र बना सकेंगी। तो ये सभी जितने भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ये सभी विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। तो ये सहायक सामग्री हमारी छात्र अध्यापिका के लिए होती हैं, जैसे कि लपेट, शामपट, चौक, चार्ट, डस्टर, सांकेतक आदि। इन सब का उपयोग करके जो छात्र अध्यापिका हैं वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाती हैं, पाठ्य योजना समझाती हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएँ मिट्टी के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो हमारे जो मेन टॉपिक है यानी कि मिट्टी, उसे पढ़ाने से पहले पूछे जाते हैं। इन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है कि एक तो हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व जितनी उन्हें जानकारी है वो पता कर पाएँ कि उन्हें कितनी नॉलेज है, और दूसरा ये होता है कि हम अपने टॉपिक के लिए उनका इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ। जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं पहले ही उन्हें इंटरेस्ट आ जाए। तो इन्हें ये संख्या में 4 से 5 होते हैं और इसमें 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ और दूसरा है छात्र क्रियाएँ। तो इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो प्रश्न पहले का उत्तर है उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट प्रश्न पूछना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो इस तरह से हम उन्हें अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो प्रश्न पहला है, हमारे लिए अनाज कौन उगाता है। तो बच्चे आराम से बता देंगे, किसान। फिर किसान अनाज या अन्न कहाँ उगाता है, तो खेतों में। फिर तीसरा है, खेतों में अन्न की फसल उगाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद है, मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो मृदा। तो फिर हम आखिरी में पूछेंगे, मृदा या मिट्टी के विषय में आप और क्या समझते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब भी हमारा संभावित उत्तर आ जाए तो हमें तो इसका मतलब होता है कि बच्चे से शायद मैं भी बता पाएँ या मैं भी ना बता पाएँ। तो उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाएगा, छात्राओं आज हम मिट्टी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापकों को शिक्षण बिंदु सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि हमने पहला किया है मिट्टी का अर्थ। तो उसमें आएगा अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रिया में सबसे पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इनकी जो संख्या है वो 2 से 3 होती है। उसके बाद छात्र क्रियाएं में बच्चों के आंसर लिखे जाएंगे। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि या एवं सहायक सामग्री जो भी छात्र अध्यापिका ने उपयोग में लाई हो वो हम यहाँ पे विधि या प्रविधि लिख देंगे। उसके बाद आखिरी में आएगा मूल्यांकन का कॉलम। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है, बीज कहाँ बोए जाते हैं, तो बच्चे आराम से बता देंगे मिट्टी में। फिर है, मिट्टी के विषय में आप और क्या समझते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो अब फिर छात्र अध्यापिका बताएंगे कि मिट्टी क्या होती है या क्या समझते हैं हम उसके बारे में। उसके बाद जो हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका है उन्होंने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न किए हैं तो और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो मिट्टी का अर्थ, मृदा अथवा मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को होती है। मिट्टी का निर्माण टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। मिट्टी की कई परतें होती हैं। सबसे ऊपरी परत में छोटी मिट्टी के कण, गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष होते हैं। यह परत फसलों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के अर्थ में इतना ही लिखा है, अगर आप चाहें तो और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना उतना ही है एक शिक्षण बिंदु में जितना आप पढ़ा सकते हो। अनुभव छात्र क्रिया, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी।
उसके बाद कॉलम आता है हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि का, तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने बच्चों को मिट्टी का अर्थ समझाया अच्छे से, तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि। उसके बाद आखिरी में आता है मूल्यांकन का कॉलम। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हमने जितना बच्चों को पढ़ाया है तो हमें कैसे पता करें हम कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछ लेंगे जिससे हम उनका मूल्यांकन कर पाएँ कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो प्रश्न है मिट्टी किसे कहते हैं। ये हर शिक्षण बिंदु के आपको आखिरी में करना होता है, और ये जो आपने पढ़ाया है उसमें से ही पूछना होता है, बाहर से नहीं पूछोगे आप। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु जो कि है मिट्टी के प्रकार। तो हमने मिट्टी के प्रकार में शिक्षण बिंदु में पहला लिया है लाल मिट्टी। उसके बाद अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर हमारे सेम वही कॉलम बनेंगे जो हमारे पहले शिक्षण बिंदु में बने थे। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। तो पहला है फसल की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की कौन सी परत अधिक उपयोगी है, तो ऊपरी परत। उसके बाद दूसरा, लाल मिट्टी से आप क्या समझते हैं, तो ये आगे संभावित उत्तर, यानी कि बच्चे इसे शायद ना बता पाएँ, तो फिर आपने यहाँ पे लिख दिया संभावित उत्तर। अब इसे छात्र अध्यापिका बताएंगे। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न किए गए हैं। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। लाल मिट्टी लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन केदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है, और यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की पीली दिखती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमीनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी पैदा होती है, किंतु गहरे लाल रंग की मिट्टी कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। तो ये सब हमने यहाँ पे बताया है लाल मिट्टी के बारे में। उसके बाद हमारा जो छात्र क्रिया का कॉलम है उसमें आएगा सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट अंकित करेंगी। फिर आती है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है। उसके बाद सबसे आखिरी में मूल्यांकन प्रश्न। तो लाल मिट्टी किसे कहते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जो कि हमने लिया है काली मिट्टी व रेतीली मिट्टी। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। शिक्षण अधिगम, फिर से सेम वही कॉलम। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। लाल मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है, तो बाजरा। उसके बाद प्रश्न दूसरा, अन्य मिट्टी के विषय में आप क्या समझते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो अब जो अब छात्र अध्यापिका हैं वो बताएंगे। उसके बाद जो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि हमें बतानी होती है कि क्या इसमें विधि यूज़ हुई है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना और लौह तत्व की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नीटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। उसके बाद है रेतीली मिट्टी। तो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में जैसे राजस्थान, अरावली पर्वत के क्षेत्रों, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में सिंचाई के सहारे गेहूं, कपास, ज्वार, बाजरा आदि उगाए जाते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा ना हो वहाँ यह भूमि बंजर पाई जाती है। तो ये हमने बता दिया है काली मिट्टी और रेतीली मिट्टी के बारे में। उसके बाद सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आती है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये हमारी व्याख्या विधि है। फिर हम पूछेंगे मूल्यांकन प्रश्न। तो ये है काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। ये क्या होते हैं कि इनकी हेल्प से हम इनका उपयोग करके हम बच्चों का रिवीजन करा देते हैं जो भी हमने अब तक शिक्षण बिंदु उन्हें पढ़ाए हैं। तो पहला है लाल मिट्टी डैश स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, काली मिट्टी डैश की उपस्थिति के कारण काली दिखाई देती है। फिर तीसरा, जहाँ सिंचाई की सुविधा ना हो वहाँ डैश भूमि बंजर दिखाई देती है। तो ये फिलअप की फॉर्म में ऐसे हम उन्हें पूछकर उनका रिवीजन करा सकते हैं। फिर सबसे आखिरी में आता है हमारा गृह कार्य। तो ये देना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और नेक्स्ट डे आके इसे छात्र अध्यापिका चेक भी करेंगी। तो पहला है मिट्टी के प्रकारों का वर्णन करो। दूसरा, मिट्टी के प्रकारों को अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। तो ये नेक्स्ट आगे छात्र अध्यापिका चेक करेंगे और बच्चे इसको करके भी लाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको ये पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।